तो आप सब लोगों ने टेस्ट दिया फुल लेंथ यूपीएससी, हमने दिया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, स्टैटिक पार्ट कवर कर लिया था। जो स्टैटिक पार्ट है वो कौन से क्वेश्चंस, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, कहां से आए थे, कौन सी बुक से सोर्स था। वी डिड पॉलिटी का डिटेल एनालिसिस कर लिया था हमने, हिस्ट्री का कर लिया था। ओके, नाउ वी हैव टू डू, आज हम क्या करने वाले हैं, द रीजन बीइंग कि मैंने आपसे वो फुल लेंथ देने को कहा बिना पढ़ाई किए, क्योंकि द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन इज कि नॉलेज इज नॉट द ओनली गेम। यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर नॉलेज ही अकेला गेम नहीं है। आ रहा है समझ में? आप कुछ सवाल ऐसे होते हैं, हर साल होते हैं, हर सवाल 8 से 10 सवाल ऐसे होते हैं जिनका नॉलेज से नहीं लॉजिक से लेना देना होता है। वो आपकी जनरल अवेयरनेस टेस्ट करना चाहते हैं। ओके, आपकी जनरल अवेयरनेस चेक करना चाहते हैं, कामनेस ऑफ माइंड चेक करना चाहते हैं। कैन यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली? आ रहा समझ में? कैन यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली? आज ऑन थर्ड सेशन हमारा यही एम है। हर साल के हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिनमें लैंग्वेज से सॉल्व किया जाता है, जिनको लैंग्वेज से सॉल्व किया जाता है, जिनको सिर्फ पढ़ के सॉल्व किया जा सकता है, जिसको कोई भी कर सकता है। जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए एंड जनरल अवेयरनेस की जरूरत है। आया समझ में? मैंने सब बच्चों को सेट ए लाने के लिए कहा था, सेट ए 2025 का आप सबके पास है। जिसके पास सेट ए नहीं है, इन फ्यूचर आपको लाना ही है। इफ यू डोंट हैव, डू नॉट कम टू द क्लास। ओके, चलिए अब मैं जो क्वेश्चन कहूंगा, दीज आर कॉल्ड ट्रिक क्वेश्चंस और हिंट क्वेश्चंस, जिनका हिंट यूपीएससी देता है, जिनका हिंट यूपीएससी खुद प्रोवाइड करता है। यू हैव टू कैच दैट हिंट। ओके, आज हम क्वेश्चन रीडिंग समझेंगे। हर साल एवरी ईयर 8 to 12 questions are these hint questions, और 8 से 12 सवाल का मतलब है 16 to 24 मार्क्स। और ये मैं आपको एविडेंस के साथ दिखाऊंगा कि हर साल आते हैं, सिर्फ इसी साल नहीं आए हैं। 24 में भी आए हैं, 23 में भी आया है, 22 में भी आया है, 21 में भी आया है, 20 में भी आया है। हर साल आते हैं। 8 से 10 सवाल होते हैं जिनका कोई करंट अफेयर से लेना देना नहीं होता, कोई सिलेबस से लेना देना नहीं होता। सिर्फ आपका जनरल अवेयरनेस, आपका लॉजिक एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना चाहते हैं। ओके, एंड ये बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं। सो लेट्स रीड। आई एम गोइंग टू टेल यू द क्वेश्चन नंबर। यू हैव टू ओपन दैट क्वेश्चन नंबर। आपके पास सेट ए होगा, यू ऑल शुड हैव सेट ए। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका पहला पेज होगा सेट ए का। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। सेट ए क्वेश्चन नंबर 6। एवरीवन ओपन? चलिए रीड करते हैं। India has joined the Minerals Security Partnership. Consider the following statements. Okay. India has joined the Minerals Security Partnership as a member. ठीक है भाई. India is a resource-rich country in all the 30 minerals that it has identified. Okay. The Parliament in 2023 has amended the Minerals and Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957, empowering the central government to exclusively auction माइनिंग लीज एंड कंपोजिट लाइसेंस फॉर सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स। चलिए आप लोग सबने कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था कल? एवरीवन, सबने किया ये क्वेश्चन अटेम्प्ट? आपने नहीं किया? चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। आंसर से इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में कहां हिंट है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, एक्सेलेंट। इस क्वेश्चन में हिंट ये है, इंडिया, स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ते हैं। India is a resource-rich country in all the 30 critical minerals that it has identified. क्या ये संभव है? क्या ये प्रैक्टिकली संभव है कि 30 के 30 क्रिटिकली मिनरल्स में हम रिसोर्स रिच रहें? एक तो होना है प्रेजेंस ऑफ रिसोर्सेज, एक रिसोर्स रिच होना। ओके, सारे 30 मिनरल्स में क्या यूपीएससी चाहेगा कि आपको ये पता हो? हाँ, अरे सरकार को ही नहीं पता यार। ओके, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व्हेन दे प्रेजेंट लिथियम रिजर्व्स दे से इन्फर्ड रिजर्व्स। ओके, सो द लॉजिक इज सारे 30 क्रिटिकल मिनरल्स में क्या हम रिसोर्स रिच हैं? नहीं है।
इफ यू वांट टू चेक, आप इसकी हिंदी भी देख सकते हैं, यू कैन चेक इट्स हिंदी ऑल्सो। ओके, भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों में साधन संपन्न है। सभी 30, ऑल 30। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नहीं, नहीं संभव है। ओके, और करना क्या था? स्टेटमेंट नंबर 2 को कट करना था और क्या हो जाता? ऑप्शन ए चला गया, ऑप्शन बी चला गया, ऑप्शन डी चला गया, बचा क्या? सी। क्या मुझे ये जानने की जरूरत है कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ है? क्या मुझे ये जानने की जरूरत है कि इंडिया ने कोई सिक्योरिटी पार्टनरशिप ज्वाइन करी है कि नहीं? आप समझ रहे हैं यूपीएससी कहां हिंट देना चाहता था कि आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप सारे के सारे मिनरल्स का अमेंडमेंट एक्ट पढ़ने बैठ जाओगे। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? ओके, 2 नंबर, अगर आप शांति के साथ इस सवाल को वहां एग्जामिनेशन हॉल में पढ़ पाए, अगर कामनेस ऑफ माइंड के साथ, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। कितने बच्चों ने इसका आंसर सी किया था? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। जिन्होंने सी नहीं किया था या फिर जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया था, तो आप समझे कि इसको अटेम्प्ट करना था। इट वॉज अ लो हैंगिंग फ्रूट। इसके लिए कोई नॉलेज की आवश्यकता नहीं थी। जनरल अवेयरनेस जो बच्चा प्रीलिम्स की तैयारी करके जा रहा है, उतनी नॉलेज, उतनी अवेयरनेस पर्याप्त थी, इनफ थी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। आ रहा समझ में? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सबने खोल लिया? क्वेश्चन नंबर 9, ओके। सर्कुलर इकोनॉमी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 है, स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 3 है। डरावना सवाल लग रहा है, 3 स्टेटमेंट वाले सवाल आ गए। सब बच्चों ने अटेम्प्ट किया ये? देखिए अराउंड 40% बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है। ओके, अब आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कितना आसान था। इजंट इट? क्यों अटेम्प्ट नहीं किया आपने? क्योंकि आपने सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में नहीं पढ़ा है या सुना नहीं है। अच्छा चलिए, सर्कुलर इकोनॉमी, चलो सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, ओके चलिए उतना पता है। अब रीड करते हैं क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सर्कुलर इकोनॉमी, स्टेटमेंट नंबर 1, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल करके वापस सर्कुलर इकोनॉमी होती है। डेफिनेटली वो क्या करेगा? विल रिड्यूस द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अच्छी बात है, बिल्कुल है। चलिए ये तो सही होगा ही ना, क्योंकि स्टेटमेंट को करेंगे। बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट बट ओनली वन एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स नीदर स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। इसका मतलब पहले वाले में तो है ही नहीं, वो तो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है, उसको तो सपोर्ट करना होता है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट। सर्कुलर इकोनॉमी, अगर मैं वही प्लास्टिक को रिसाइकिल करूंगा, अगर मैं वही टेक्सटाइल को वापस रिसाइकिल करूंगा, उसी इकोनॉमी को रिसाइकिल करके रिड्यूस करके रीयूज कर रहा हूं, रिप्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? रॉ मटेरियल को कम कर रहे हैं ना हम। तो ऑब्वियसली दिस इज अ गुड स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को हमें माइनिंग करके कुछ ना करके एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उससे एमिशंस होंगे। इट इज सपोर्टिंग। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। Obviously circular economy is going to reduce the wastage, क्योंकि हम उसको साइकिल में लेके आ रहे हैं ना, वापस रीयूज हो रहा है ना वो। ओके, सो कॉमन सेंस भी अगर हम लगाएं तो ये दोनों स्टेटमेंट सपोर्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट 1 को। एंड द आंसर बिकम्स, क्या इसके लिए कोई करंट अफेयर पढ़ना जरूरी? क्या ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है? क्या ये किसी स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन है? नहीं है, जस्ट सिंपल लॉजिक का क्वेश्चन है। आपको सिंपल लॉजिक लगाना था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू टेक आउट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, किसने इसका आंसर ए मार्क किया था? वेरी गुड, गेटिंग माय पॉइंट। ये सेम लॉजिक लगाया था आपने, क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में कौन पढ़ा रहा है? ओके, अब सब आ जाएगा। अब पेपर में आ गया तो सब बात करने लग जाएंगे सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में। बट नॉर्मली भी जस्ट कॉमन अवेयरनेस से भी हम ये सवाल अटेम्प्ट कर सकते थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन नंबर 8 इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बट ये भी जनरल लॉजिक लगाने का क्वेश्चन है, जो हम सब बेसिक इकोनॉमिक नॉलेज लेके जाते हैं ना, बस उससे दैट इज इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, इंडिया क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहां पे करेक्ट लिखा हुआ है, करेक्ट इनकरेक्ट चेक कर लिया करो। ओके, इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली, thus exhibiting a great boom. Okay, possible. India's stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong's at some point of time. देखिए सवाल, लैंग्वेज समझते हैं, लैंग्वेज किस तरह से आया है, लैंग्वेज समझते हैं। इंडिया स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन द रीसेंट पास्ट, बिल्कुल, इन द रीसेंट पास्ट रैपिडली ग्रो हुआ होगा, बिल्कुल। इवन ओवरटेकिंग हांगकॉन्ग्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सम पॉइंट ऑफ टाइम उसने ओवरटेक किया होगा, जनरल स्टेटमेंट है, जनरल, सम पॉइंट ऑफ टाइम। इसकी हिंदी पढ़ने की कोशिश करते हैं, चलिए हिंदी पढ़ते हैं। हाल के विगत समय में भारत का स्टॉक बाजार तेजी से बढ़ा है, यहां तक कि उसने एक समय इसमें हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया, एक समय। ओके, देयर कैन बी पॉसिबिलिटी, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी। चलिए स्टेटमेंट नंबर 3 पढ़ते हैं। देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी ईदर टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर्स अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग और टू एक्ट ऑन अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स इन दिस रिगार्ड। कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। किसके बारे में सुना है हमने स्टॉक मार्केट में रेगुलेटरी बॉडी कौन है? वेरी गुड, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी तो सुना होगा, और हमें कोई बॉडी नहीं पता, सेबी तो सुना है। देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी, है ही नहीं पूरे स्टॉक मार्केट में वार्निंग देने के लिए कोई बॉडी नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। कितने बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था? द आंसर इज 1 and 2 ओनली। कितने बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था? ओके, कितने बच्चों का सही हुआ? वेरी गुड। जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, समझ रहे हैं आप कि क्यों करना चाहिए था? लैंग्वेज पढ़ना है ठंडे दिमाग के साथ। अरे स्टॉक मार्केट, अरे हांगकांग, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं इकोनॉमी के अंदर, नहीं पढ़ना है। क्या यूपीएससी आपसे ये आशा कर रहा है कि आप ये ट्रेंड याद रखें कि इंडिया का स्टॉक मार्केट किसको ओवरटेक कर रहा है? हांगकांग। अरे यूएसए, चाइना, चलो ठीक है, थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस रखता है इंसान, पर हांगकांग, isn't it? this is not expected from you. Read the language सोल समझिए लैंग्वेज की। ओके, at some point of time growing rapidly, at some point of time has overtaken Hong Kong. डेफिनेटली हो सकता है, कभी ना कभी तो किया ही होगा। ये थोड़ा ना बोल रहा है कि इस तारीख को किया था, इतने घंटे इतने बजे किया था, नहीं, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। जनरल स्टेटमेंट हमेशा सही होता है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट, नो रेगुलेटरी बॉडी, क्या ये संभव है? वो था ना, इज इंडिया इज रिसोर्स रिच इन ऑल द 30 मिनरल्स, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, राइट? 3 क्वेश्चंस। चलिए आगे देखते हैं। आप समझ रहे हैं लैंग्वेज को पढ़ने का मतलब? समझ रहे हैं आप? समझ रहे हो? लैंग्वेज को समझने, कामनेस ऑफ माइंड के साथ अगर हम लैंग्वेज को अप्रोच करेंगे। जिन बच्चों ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए थे, क्या आप समझ पा रहे हो कि कितना अप्रोचेबल सवाल थे ये? गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए मैं बोलता हूं कि फुल लेंथ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको सेक्शनल नहीं, उसका सेक्शनल देना है टू गेट एक्सपर्टीज इन स्टैटिक। ओके, बट हमें फुल लेंथ भी रेगुलरली प्रैक्टिस करने हैं। उस दिन का इंतजार नहीं करना है कि जिस दिन सिलेबस कंप्लीट होगा उस दिन स्टैटिक का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा, है? वो दिन कभी नहीं आएगा। कभी ऐसा होगा कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया? कभी नहीं आएगा। 2 साल के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर लीजिए, वो दिन कभी नहीं आएगा। सो ब्रेक दिस बैरियर एंड कीप अटेम्प्टिंग फुल लेंथ, क्योंकि आपको बस ये देखना है कि वो सवाल जो ना मैंने आज तक सुना, ना मैंने कभी पढ़ा, क्या उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं? बिकॉज आप में से कुछ बच्चे हैं, साक्षी है, आकाश है, जिन्होंने इस बार प्रीलिम्स दिया था। आप ये समझ गए होंगे अभी तक, ओके, आप ये समझ गए होंगे कि यू हैव टू अटेम्प्ट मोर देन 80-85, आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। तो क्या आपको 85 सवालों के बारे में आपने सुना होगा? नो, पॉसिबल ही नहीं है आपने सुना होगा। चलिए मान के चलिए आप 80 सवाल अटेम्प्ट करके आते हैं, क्या आपने 80 सवालों में, यूपीएससी में 80 सवालों के बारे में सुना होगा? नहीं। तो हमें क्या एप्टीट्यूड तैयार करना है? वो सवाल जो ना कभी मैंने सुना, ना कभी पढ़ा, जिस टॉपिक के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्या मैं उनको अटेम्प्ट कर सकता हूं या कर सकती हूं? गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज द एप्टीट्यूड यू हैव टू डेवलप। ओके, चलिए आगे चलते हैं। टेक आउट क्वेश्चन नंबर
28, क्वेश्चन नंबर 28 सेट ए, क्वेश्चन नंबर 28, रीड करते हैं। स्टेटमेंट वही 3 स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, 3 स्टेटमेंट वाला सवाल है, 3 स्टेटमेंट वाला सवाल है जो कि बहुत डरावना लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। वेरी गुड। ये फियर हम रिमूव करते हैं, देखते हैं इसको अप्रोच कैसे करते हैं। ओके, अगेन इट इज अ हिंट क्वेश्चन बाय यूपीएससी। इस क्वेश्चन को देखते हैं। द क्वेश्चन रीड्स, एवरीवन इज रेडी ऑन द सेम पेज? ओके, स्टेटमेंट 1, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स, चॉक इज नोन एज ए वेरी परमिएबल रॉक। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा इंट्रोडक्टरी होता है, इसी को सपोर्ट करना होता है, ये हम समझ गए हैं अभी तक। Whereas clay is known to have quite an impermeable or least permeable rock. क्वेश्चन ने ही हिंट दे दी है। ओके, यहीं पे हिंट दे दी है। Whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable, मतलब वो permeable तो है, सबसे least permeable हो सकती है। ओके, least permeable। चलिए, लैंग्वेज को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टेटमेंट 2, चॉक इज पोरस एंड हैंस कैन एब्जॉर्ब वाटर। बिल्कुल सही बात है, इसमें मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, और यहां लिखा है लीस्ट परमिएबल रॉक। क्ले इज लीस्ट परमिएबल और यहां लिखा है इज नॉट एट ऑल पोरस। क्या थर्ड स्टेटमेंट 1 के साथ बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है। क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि मेरा आंसर क्या है। समझ पा रहे हैं? ओके, इट्स नॉट अबाउट आप कितना ही सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ के चले जाइए, आप वहां पे दिमाग लगा रहे हो तो वो अलग बात है। ओके, इट इज जस्ट कॉमन जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन खुद बोल रहा होता है, हिंट खुद दे रहा होता है। ओके, इट्स, आई नो द क्वेश्चन इज वेरी इजी, आप सबने सही भी कर लिया होगा। ओके, बट आई एम टेलिंग यू कि लैंग्वेज को किस तरह समझना है। ओके, क्वेश्चन की लैंग्वेज को किस तरह से पढ़ना है। क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स, chalk is known to have very permeable rock। इसको chalk is porous and hence absorb water, तो permeability प्रूव हो गई। बिल्कुल सही, सेकंड स्टेटमेंट तो सही है। clay is not at all porous, ये गलत हो गया, क्यों? ये खुद ही बोल रहा है। और least permeable। ओके, चलिए, ये स्टेटमेंट 2 हो गया। both statement 2 and 3 are correct, काट दो भाई। both statement 2 and 3 are correct, काट दो भाई। only one of the statement 2 and 3 is correct and that explains statement 1। ओके, Neither 2 nor statement 3 are correct, इसको भी काट दो। कितने बच्चे सही करके आए थे इसको? कितनों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया? सबने अटेम्प्ट किया। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग, जिन्होंने गलत किया आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से हिंट देता है। ओके, डू नॉट फियर द 3 स्टेटमेंट्स, इजंट इट? इनको भी अप्रोच करने का सवाल होता है। कितने सवाल हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू लुक इज क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 निकालिए दोस्तों, क्वेश्चन 41 निकाली है। चलिए देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड क्वेश्चन नंबर 41? अच्छा, किसने अटेम्प्ट ही नहीं किया? चलिए देख, कंसिडर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स: full battery electric vehicles, hydrogen fuel cell vehicles, fuel cell electric hybrid vehicles। okay, how many above are considered as alternative powertrain vehicles? क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपने देख लिया। अब नॉर्मली हम क्या सोचेंगे, साइंस एंड टेक का सवाल है। चलिए, how many of the above are considered as alternative powertrain vehicles? considered, okay, हिंदी में देखें तो उपर्युक्त में से कितने वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन माने जाते हैं? आर कंसिडर्ड। ओके, पावर ट्रेन व्हीकल्स, फ्यूल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्या इनको बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स, हाँ इसको भी बोल सकते हैं, यस। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स, हाँ इसकी भी पॉसिबिलिटी है। ये सवाल साइंस एंड टेक में पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं 99% ऑफ द टाइम्स। अंडरस्टैंड, 99% ऑफ द टाइम्स इसका आंसर ऑल 3 ही होता है, बिकॉज साइंस एंड टेक के अंदर पॉसिबिलिटी है। क्या है साइंस एंड टेक के अंदर? पॉसिबिलिटी है। ओके,
इसका आंसर ऑल 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। With reference to unmanned aerial vehicles, UAVs, consider the following statements. All types of UAVs, reading it, all types of UAVs can do vertical landing. चलिए एक बार देखते हैं। All types of UAVs can do automated hovering. ये 5 सवाल हो गए, ये 6 क्वेश्चन। All types of UAVs can use battery only as a source of power supply. देखो दोस्तों, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है, इंडिया बना रहा होगा, पाकिस्तान भी तो बना रहा होगा, पाकिस्तान में तो बना रहा है, इस ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में हमने देखा। और चाइना भी बनाता है, यूएसए बना रहा है, रशिया बना रहा है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, स्पेस एक्स भी बना रहा होगा, यूएसए बना रहा होगा, फ्रांस, यूके, कितने सारे लोग ड्रोन्स वगैरह बना रहे होंगे। क्या ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग? क्या सबने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था? नहीं किया था, बिकॉज आप सोच रहे हैं कि इसके लिए मुझे सारे यूएवीज के बारे में पता होना चाहिए। क्या यहां पे ये लिखा हुआ है ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज इन इंडिया? नहीं ना। चलिए, ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, क्या ये सारे कर पाएंगे? अच्छा, कभी भी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी की बात हो, ऑल कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया हैव डेवलप्ड क्रायोजेनिक इंजन, तो पाकिस्तान को याद कर लिया करो। क्या पाकिस्तान बनाया होगा? नहीं बनाया होगा ना, वो किसी और का मांग के यूज करते हैं, इजंट इट? सो पाकिस्तान ने ये नहीं बनाया होगा। एग्जैक्टली, पाकिस्तान के पास तो नहीं होगा। पाकिस्तान का तीनों क्वेश्चन पाकिस्तान सॉल्व कर देगा, देखना। ऑल टाइप ऑफ यूएवीज कैन डू ऑटोमेटिक होवरिंग। ऑटोमेटिक होवरिंग मतलब मंडराना होता है, मंडराना यहां लिखा हुआ है। सभी प्रकार की यूएवी स्वतः मंडरा सकते हैं। स्वतः मतलब उनको रिमोट कंट्रोल की जरूरत नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? बहुत सारे यूएवीज ऐसे भी, ड्रोन्स ऐसे भी होंगे जिनको रिमोट से मॉनिटर किया जाता होगा। क्या ये सही है? जी नहीं, गलत है, इजंट इट? इसलिए तो वो पाकिस्तान वाले क्या है, उनका कभी कभी तो ड्रोन वो खुद ही के ऊपर फट जाता है, इजंट इट? तो क्या सारे के सारे ड्रोन्स होवरिंग कर सकते हैं? ऑटोमेटेड होवरिंग स्वतः नहीं कर सकते। All types of UAVs can use battery only as a source of power supply. Battery as a only as a source, नहीं, दूसरे भी सोर्स हो सकते हैं, अदर देन बैटरी भी सोर्स हो सकता है, isn't it? वो सोलर पावर्ड भी हो सकता है, सोलर से भी पावर हो रहा है ड्रोन, यूएवी, किसी भी और। ओनली एज अ सोर्स नहीं, बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, राइट? कोई दूसरा फ्यूल हो सकता है बैटरी के अलावा। सो इनकरेक्ट। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट? नन, कोई सा भी सही नहीं है। यहां पे वो कभी कभी इनकरेक्ट लिख देता है, तो फिर क्या हो जाएगा? ऑल 3 विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट? ऑल 3 आर इनकरेक्ट। अंडरस्टैंडिंग? क्या इसके लिए मुझे पूरे दुनिया की यूवीज पढ़ने की जरूरत है? नहीं है। समझ पा रहे हैं? क्या यूपीएससी आपसे आशा कर रहा है, इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू दैट यू मस्ट रीड ऑल द अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड? नो, इसके लिए कोई नॉलेज की जरूरत नहीं थी, कोई स्टैटिक। बट आपने जो पूरा सिलेबस पढ़ा, उससे आपकी जनरल अवेयरनेस, जनरल लॉजिक क्या है, कितना है, वो देखना था। ओके, सो 42। कितने बच्चों ने आंसर सही किया था? आंसर इज डी। नहीं, सी नहीं है, सी तो इनकरेक्टली बताया ना मैंने। सी कौन बोल रहा है? अरे सी नहीं है, डी है, नन है। ओके, सी कौन करके आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44। चलिए देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग: cigarette butts, eyeglass lenses, car tires. How many of them contain plastic? Okay? अब कुछ लोगों को तो इसमें एक का तो पता होगा, पर सबका नहीं पता होगा। चलिए, how many of them contain plastic? Now it is, यूपीएससी में ब्रॉड दिमाग लगाया जाता है। अगर 0.1% या फिर 5% या 2% भी अगर प्लास्टिक मिलाई जा रही है, तब भी तो स्टेटमेंट सही हो गया ना, तब भी तो स्टेटमेंट सही हो गया। ओके, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक? सिगरेट बट्स में तो प्लास्टिक होती है, दैट इज प्लास्टिक पॉल्यूशन वगैरह में इसमें आता है। आई ग्लास लेंसेस, उसमें भी प्लास्टिक होती है। कार टायर्स, इसमें तो प्लास्टिक होती ही है टू मेक गिव स्ट्रेंथ। इसका आंसर है हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक? आंसर इज ऑल द 3। ओके, दिस काइंड ऑफ अप्रोच। एक्सीलेंट, क्लैप फॉर हिम। क्या नाम है आपका? आकाश। देखो, हाइड्रोजेल वाला जो क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, दैट इज एन एक्सेप्शन। उससे आपका ब्रेन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्लैप फॉर आकाश। क्यों क्लैप किया हमने आकाश के लिए? क्योंकि आकाश ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखा, कोचिंग की आंसर की भी देखी, और यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की भी देखी। गेटिंग माय पॉइंट? तो इतना काम अगर कर लिया ना आपने, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत जरूरी है आपके लिए। ओके, यहां पे हमें ब्रॉड अप्रोच रखनी है, दैट शुड नॉट डिस्टर्ब योर ब्रेन। ओके, ऑब्वियसली दीज आर पॉसिबिलिटी टाइप्स क्वेश्चन। यस, आई ग्लासेस लेंसेस के अंदर प्लास्टिक की पॉसिबिलिटी है, यू शुड आस्क योरसेल्फ, हाँ है।
टायर्स के अंदर है, हाँ है। ओके, सिगरेट बट्स के अंदर है, हाँ है, डेफिनेटली है। तो आंसर ऑल 3 हो जाएगा। एवरीवन अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन? ओके, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। ओके, अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप कि अटेम्प्ट किया जा सकता था, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक आउट क्वेश्चन नंबर 81। टेक आउट क्वेश्चन नंबर 81। How many of you attempted this question? 81. चलिए, some rare earth elements are used in the manufacture of flat television screens and computer monitors. Some rare earth elements, some तो कुछ भी हो सकता है, कि कोई से भी हो सकते हैं, right? Some rare earth elements are used in the manufacturing of television screens and computer monitors. Definitely होगा possibility. Statement 2, some rare earth elements have phosphorescent properties. फिर से कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, सम है, कुछ। ओके, कुछ यहां लिखा हुआ है, दैट मींस सम रेयर अर्थ, वो तो बहुत बड़ा ब्रैकेट है, उसमें कुछ में ये प्रॉपर्टी है। हाँ, ये जो सेंट प्रॉपर्टी होती है, ये मॉनिटर बनाने में इस्तेमाल हो सकती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आंसर इज ए। द गेम इज टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द पेपर। सवाल की लैंग्वेज अगर हम समझ पाए तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे 8 से 10 सवाल हर साल आते हैं दोस्तों। ओके, कुछ 70% आई कैन सी 70% बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था। नाउ यू अंडरस्टैंडिंग इट वाज अप्रोचेबल। समझ रहे हैं बात? ओके, सो स्टैटिक के बाद दीज आर दोस क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 94। क्वेश्चन 94 हम देखते हैं। चलिए, वेरी गुड। जीपीएस गगन, हमने सुना ही है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम, गगन जिसको बोलते हैं, यूजेस अ सिस्टम ऑफ ग्राउंड स्टेशन टू प्रोवाइड नेसेसरी ऑगमेंटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? हमेशा जब भी आपको करेक्ट दिखेगा तो आप करेक्ट को सर्कल करेंगे, इनकरेक्ट दिखेगा तो इनकरेक्ट को सर्कल करेंगे। ओके, चलिए पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, यहां पे भी करेक्ट लिखा हुआ है। ओके, इट इज डिजाइन्ड टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। जनरल स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। डेफिनेटली यस, डेफिनेटली। इसके लिए घर से पढ़ाई करके गगन के 3 पेज बना के आने की जरूरत थी नहीं थी। ओके, इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्यों भाई? रेलवे को भी दे सकता है, ओके, और भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को दे सकता है, शिप्स को भी दे सकता है। हमारे आसपास जो इनलैंड, हमारे जो रिवराइन नेविगेशन होता है, वहां भी दे सकता है, isn't it? सिर्फ एयर को ही क्यों देगा? isn't it? ओनली एविएशन को ही क्यों देगा? शिपिंग को भी दे सकता है, ट्रेन को भी दे सकता है, रेल को भी दे सकता है, isn't it? तो इसको काट दीजिए। अगर मैं इसको कट करता हूं थर्ड को, तो कौन सा कट जाएगा? बी। ए गया, और 2 तो सही है ना, अब बचा सी और डी। अब क्या मुझे ये देखना है कि क्या, क्योंकि 1 तो दोनों में कॉमन है, तो 1 तो सही है ही। अब मुझे देखना है क्या 2 कॉमन है। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। क्या इसको एलिमिनेट करने का मेरे पास कोई भी कारण है? जनरल स्टेटमेंट है, उसकी तारीफ कर रहा है, सही ही होगा। ओके, ओके, कितने सवाल हो गए? 8 सवाल, 9 सवाल हो गए ना, 9 क्वेश्चंस। ओके, वन मोर क्वेश्चन आई फॉरगॉट। देखते हैं। क्वेश्चन निकालिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 निकालिए। नहीं 8 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन सबने अटेम्प्ट किया था। ओके, सम ऑफ यू डिड नॉट अटेम्प्ट इट। ओके, इन इंडिया इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चर, इकोनॉमी का क्वेश्चन लग रहा है। इन इंडिया इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वूल रियरिंग इन रूरल एरिया इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स।
कोई भी टेक्स्ट नहीं लगता। नॉर्मली अ ह्यूमन ब्रेन विच इज अटेम्प्टिंग एग्जामिनेशन 2 घंटे की बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो मेरा दिमाग कैसे काम करेगा कि यार क्या मुझे टैक्सेशन पढ़ के आया था, मैं टैक्सेशन पढ़ के आया था, क्या इस पे टैक्स लगता है, क्या इस पे टैक्स नहीं लगता। इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब मैं वहां बैठ के सोच रहा हूं अरे यार ये सही है, क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? अगर मुझे पता लग गया ये गलत है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, काट दो इसको। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, काट दो इसको। ये बहुत इजी होते हैं, इसमें एक पता लग गया गेम खत्म हो गया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, काट दो इसको। स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? So these are those type of questions, these are those type of questions। इकोनॉमी के सवाल हो गए, मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स से आ रहे हैं, सब सर्कुलर इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया, isn't it? Some economic question, some geography based, clay based question, isn't it? उसका some rare earth elements are used in for the manufacture of, all UAVs can do vertical hovering, all UAVs, प्लास्टिक किस किस में प्रेजेंट होता है, सिगरेट बट्स में होता है, किस में होता है? पॉसिबिलिटी टाइप क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, दीज आर गिफ्ट्स एवरी ईयर। मैं आपको प्रूव करूंगा इन आर कमिंग सेशंस, मैं आई विल प्रूव इट कि नॉट जस्ट दिस, एवरी ईयर 8 to 12 क्वेश्चंस जिसका कोई स्टैटिक से लेना देना नहीं है, जस्ट आपकी जनरल अवेयरनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड योर एप्टीट्यूड कि जो क्वेश्चन आपने कभी नहीं सुना, जो आपने कभी नहीं पढ़ा, क्या उसको आप अप्रोच कर सकते हैं, क्या आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो आपको, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। बिकॉज यू हैव टू अटेम्प्ट मोर देन 85 क्वेश्चन। सारे के सारे 100 सवाल तो आपने पढ़ के नहीं जाए होंगे, और जितना हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि अराउंड 40 to 45 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमने सुने होते हैं। 55 क्वेश्चंस ले लीजिए मैक्सिमम, ओके, जो हमने सुने होते हैं, जो हमारे सोर्सेज, पढ़े हुए सोर्सेज होते हैं। उसके बाद वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, इजंट इट, और भी बहुत सारी चीजें जो हम आने वाले टाइम के अंदर देखेंगे। कुछ ऐसे जानवरों के नाम आप 100 स्पीसीज पढ़ के चले गए, पर आया कुछ और, वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना होता है। ओके, आराम से देखिए, उसने कुछ हिंट दी होती है क्वेश्चन में। द मोर आई विल डेवलप दिस एप्टीट्यूड ऑफ रीडिंग द क्वेश्चन, आपको जितना समझ में आएगा। ओके, इन आवर नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद अदर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस, और हम भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी जाएंगे कि उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से पूछ रहा है। क्या पूरे पॉलिटी से सवाल पढ़ना है, या फिर कुछ ही ऐसे टॉपिक से जहां से रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं, isn't it? Okay, चलो, we'll continue in the next session. Thank you so much. हाँ, ओके।